नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग प्लेनेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने पार्ट 1 के अंदर यूरिनरी सिस्टम के क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक किए थे। नेक्स्ट वन आज अपन जो है वो यूरिनरी सिस्टम के नेक्स्ट वन क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर जो है वो अपना टॉपिक है यहाँ पे रीनल फेलियर। आइए तो डिस्कस करते हैं रीनल फेलियर क्या कुछ होता है। तो एक डिजीज़ के बारे में अपन थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे जिसको अपन बोलते हैं रीनल फेलियर। तो क्या कुछ रीनल फेलियर होता है और क्या कुछ इसके टाइप होते हैं उसके बारे में अपन जो है वो डिस्कस करेंगे। बात करेंगे अपन रीनल फेलियर की। तो रीनल फेलियर क्या होता है कि वो कंडीशन जिसके अंदर जो है वो किडनी इज़ अनेबल टू मेक यूरिन इन सफिशेंट अमाउंट और एक्सक्रीट आउट मेटाबॉलिक वेस्ट। एक तो जो है वो अपनी किडनी जो है वो सफिशेंट अमाउंट के अंदर यूरिन फॉर्मेशन नहीं कर पाती है, सफिशेंट अमाउंट में यूरिन फॉर्मेशन जो है वो नहीं होता है। और दूसरा जो है बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उन मेटाबॉलिक वेस्ट को जो है वो बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट आउट अपन नहीं कर पाते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट का जो है वो एक्सक्रीट आउट जो है वो नहीं हो पाता है। ये दो चीज़ें जब होती है तो उस कंडीशन को अपन जो जनरली रीनल फेलियर बोलते हैं। बात करें रीनल फेलियर की तो रीनल फेलियर जो है वो जनरली दो टाइप का होता है। एक जो होता है वो होता है आपका ARF और दूसरा जो होता है वो होता है आपका CRF। ARF होता है आपका एक्यूट रीनल फेलियर और CRF होता है आपका क्रोनिक रीनल फेलियर। ARF एक्यूट नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो इसका ऑनसेट जो होगा वो कैसा होगा, सडन, जबकि ये ग्रेजुअली जो है वो कॉज होगा। नेक्स्ट वन बात करें तो एक्यूट रीनल फेलियर इज ए रिवर्सिबल, याद रखिएगा रिवर्सिबल कंडीशन। एक्यूट रीनल फेलियर जो है वो रिवर्सिबल हो सकता है, लेकिन क्रोनिक रीनल फेलियर जो है वो हमेशा कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा। ये एक बार हो जाएगा तो क्रोनिक रीनल फेलियर वापस से जो है नॉर्मल कंडीशन में नहीं आएगा। एक्यूट रीनल फेलियर में अपने को ओलिगोयूरिया देखने को मिलता है, जबकि क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर अपने को एनयूरिया जो है वो देखने को मिलता है। बात करें कि रीनल फेलियर के कॉज क्या क्या हो सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कॉज, और कॉज से रिलेटेड हमेशा नॉट सेट के अंदर एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है और UPPSC के अंदर भी जो क्वेश्चन बनने के चांसेज होते हैं। तो कॉज करें तो कॉज को जनरली अपन जो है वो 3 हिस्सों के अंदर बांटते हैं। बात करें अपन फर्स्ट वन, तो फर्स्ट वन जो होता है वो होता है आपका प्री रीनल कॉज। प्री रीनल कॉज, फर्स्ट वन कॉज जो होता है वो होता है आपका प्री रीनल कॉज। सेकेंड वन जो होता है वो होता है आपका रीनल कॉज। एंड थर्ड वन जो होता है वो होता है आपका पोस्ट रीनल कॉज। अब इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्री रीनल कॉज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीनल कॉज एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्ट रीनल कॉज। तो तीनों कॉज के बारे में अपने को जो है वो पता करना है कि क्या कुछ होता है। तो बात करेंगे अपन फर्स्ट वन जो है वो होता है आपका प्री रीनल कॉज। क्या कुछ होता है प्री रीनल कॉज के, तो इसके बारे में अपन जो डिस्कस करेंगे। प्री रीनल कॉज जो है वो कंडीशन होती है जो कि इनहिबिट करती है यूरिन के फॉर्मेशन को। यूरिन फॉर्मेशन से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत होती है तो वो जो है वो आपका आएगा प्री रीनल कॉज के अंदर। या फिर जो है वो किडनी को जाने वाली ब्लड सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो, किडनी की सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो, यानी कि अगर किडनी के अंदर जो ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी तो सिंपल सी बात है कि यूरिन का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा। तो वो सारे कॉजेज जो कि यूरिन के फॉर्मेशन से रिलेटेड या फिर किडनी को होने वाली ब्लड सप्लाई से रिलेटेड होते हैं उनको अपन जो प्री रीनल कॉज में जो इंक्लूड करते हैं। बात करें प्री रीनल कॉज कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट वन जो है वो प्री रीनल कॉज जो होता है वो होता है आपका RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। सेकेंड वन बात करें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होगा, फ्लूइड का बॉडी से जो वो ब्लड का और फ्लूइड का जो सीवियर लॉस हो जाएगा तो किडनी को होने वाली ब्लड सप्लाई जो अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हाइपोवोलीमिया हो सकता है। नेक्स्ट वन बात करें बर्न, तो बर्न के अंदर जो है वो फ्लूइड का जो वो इंट्रावेस्कुलर से इंट्रासेलुलर जो है वो शिफ्टिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है वो सप्लाई कम हो जाएगी और हाइपोवोलीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। अब कैसे होगी हाइपोवोलीमिया की कंडीशन, तो जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड होगा वो शिफ्ट हो जाएगा किसके अंदर, इंट्रा सेलुलर के अंदर या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, उसकी वजह से जो हाइपोवोलीमिया की कंडीशन अपने को देखने को मिलेगी। थर्ड वन बात करते हैं अपन, तो थर्ड वन आपका आता है कार्डियोजेनिक शॉक होगा तो आपका कार्डियक आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा, तो रीनल फ्लो जो है अपने आप क्या हो जाएगा, कम होगा। और रीनल फ्लो कम होना ही क्या है, किडनी की सप्लाई में कॉम्प्रोमाइज़ होना है। पोस्ट MI के अंदर जो
है वो सेम टू सेम कंडीशन अपने को देखने को मिल सकती है। कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, उसी की वजह से भी जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट वन बात करें तो एनाफाइलेटिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक की कंडीशन के अंदर भी अगर जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट वन बात करें तो कुछ एक ड्रग्स की वजह से भी जो है वो हो सकता है। तो ड्रग्स जैसे कि आपके अमीनोग्लाइकोसाइड्स है, जेंटामाइसिन है, नियोमाइसिन है, एंटीफंगल ड्रग्स है जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी वगैरह है, या फिर डाइक्लोफिनेक सोडियम एनाल्जेसिक्स जो है वो, ये कुछ एक कॉज होते हैं जिनकी वजह से भी जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट वन बात करें तो डिजीज कंडीशन में बात करेंगे तो डायबिटीज़ मेलाइटस, क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर अपने को देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन। और लास्ट वन बात करें तो एक कॉज और हो सकता है आपका जेनेटिक्स, कि जेनेटिक की वजह से जो है वो पेशेंट के अंदर जो है वो कॉज हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो है आपके हो गए प्री रीनल कॉज। सेकेंड वन बात करें अपन रीनल कॉज, तो रीनल कॉज वो होंगे जिनके अंदर जो है वो दिक्कत जो है वो आपकी कहाँ पे होगी, किडनी के अंदर। अगर किडनी के खुद के अंदर जो है वो दिक्कत है तो उनको अपन जो है वो बोलेंगे रीनल कॉज। रीनल कॉज में फर्स्ट वन जो है वो आपका आता है ATN, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। अब अगर पेशेंट के अंदर जो ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो गया है तो नेफ्रॉन का अगर नेक्रोसिस हो जाएगा तो प्रॉपर्ली जो है वो यूरिन का जो है वो फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। सेकंड बात करें तो सेकंड वन डिजीज़ होती है आपकी एक्यूट ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, एक्यूट ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। अब देखिएगा रीनल कॉजेज के अंदर जो दिक्कत है वो मेन किडनी में होगी। फर्स्ट में अपन ने देखा ATN है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस यानी कि हाइपोपरफ्यूजन हो रहा है रीनल ट्यूब्यूल्स को, तो वो कंडीशन भी किडनी में है। एक्यूट ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस यानी कि ग्लोमेरुलस का जो है वो क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये भी जो है वो आपकी कहाँ पे है, किडनी के अंदर है। थर्ड वन अपन बात करें तो थर्ड वन जो आपका हो सकता है रीनल थ्रोम्बोसिस, रीनल थ्रोम्बोसिस, रीनल किडनी के अंदर जो किसी प्रकार का जो है वो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया। रीनल इंजरी या फिर रीनल ट्रॉमा, किडनी को कोई इंजरी या फिर किडनी का जो क्या हो गया है, ट्रॉमा हो गया, तो उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट वन बात करें रीनल कैलकुलाई, रीनल कैलकुलाई, उसकी वजह से नेफ्रोलिथियासिस जिसको अपन जनरली बोलते हैं, रीनल कैलकुलाई के लिए वर्ड यूज होता है नेफ्रोलिथियासिस। नेक्स्ट वन बात करें नेफ्रोपैथी, नेफ्रोपैथी की कंडीशन डेवलप हो गई। रीनल इन्फेक्शन हो गया, नेफ्राइटिस जिसको अपन बोलते हैं रीनल इन्फेक्शन यानी कि नेफ्राइटिस। तो ये कुछ एक जो है वो कॉजेज हो सकता है जिसकी वजह से जो पेशेंट के अंदर जो है वो रीनल से रिलेटेड दिक्कत होगी। और जब भी ये रीनल से रिलेटेड दिक्कत होगी तो उस कंडीशन के अंदर जो पेशेंट के अंदर अपने को रीनल कॉजेज देखने को मिलेंगे। थर्ड वन बात करते हैं अपन पोस्ट रीनल। अब देखिएगा इसके अंदर जो है वो किडनी तो सही से काम कर रही है, लेकिन जो है वो किडनी के अंदर किसी प्रकार का क्या हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन, और उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है बॉडी से जो यूरिन का फॉर्मेशन, सॉरी यूरिन का एक्सक्रीशन जो है वो बॉडी से पास आउट नहीं हो रहा है, तो वो आपका पोस्ट रीनल कॉज कहलाता है। और पोस्ट रीनल कॉज के अंदर जो है वो फर्स्ट वन जो है वो आपका आता है स्टोन। जब भी कोई स्टोन होगा, यूरोलिथियासिस, जनरली यूरेटर में स्टोन होता है जिसको अपन बोलते हैं यूरोलिथियासिस, यूरोलिथियासिस। इसके अलावा जो किसी प्रकार के स्ट्रिक्चर्स हो सकते हैं, यूरेटर में हो सकता है, यूरिथ्रा में हो सकता है। इसके अलावा जो BPH हो सकता है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। नेक्स्ट वन जो है वो आपका हो सकता है ब्लैडर का ट्यूमर, ब्लैडर ट्यूमर, प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कंजेनाइटल डिफेक्ट जैसे कि हाइपोस्पेडियासिस, एपिस्पेडियासिस, ये कंडीशन हो सकती है। तो ये सारी की सारी जो है वो चीज़ें जो है वो किन के अंदर होगी, किडनी के बाद में होगी। तो ये जो सारे के सारे जो वो आपके क्या कहलाएंगे, पोस्ट रीनल कॉजेज। तो कई बार जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि कौन सा इसमें से जो है वो प्री रीनल कॉज है, कौन सा रीनल कॉज है और कौन सा पोस्ट रीनल कॉज है। तो याद रखिएगा किडनी की सप्लाई को अगर डिस्टर्ब करने वाला कोई भी कारण है तो प्री रीनल कॉज में आएगा, किडनी में खुद में अगर दिक्कत है तो वो रीनल कॉज में आएगा, और अगर किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है यूरिन के एक्सक्रीशन से रिलेटेड तो वो आपका पोस्ट रीनल के अंदर जो है वो आएगा। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन
कि एक्यूट रीनल फेलियर या फिर ARI या फिर इसी के लिए वर्ड यूज होता है AKI, एक्यूट किडनी इंजरी। दोनों वर्ड जो यूज होते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर भी बोलते हैं ARF और AKI भी बोलते हैं अपन एक्यूट रीनल या एक्यूट किडनी इंजरी। अब देखिएगा एक्यूट किडनी इंजरी जो है वो 3 फेज में होती है। इसके जो है आपके मेनली 3 फेज होते हैं। फर्स्ट वन जो होता है वो होता है आपका ओलिग्यूरिक फेज। ये जो होता है वो होता है आपका ओलिग्यूरिक फेज। सेकेंड वन जो होता है वो होता है आपका पॉलीयूरिक फेज। और थर्ड वन जो होता है वो होता है आपका रिकवरी फेज। रिकवरी फेज। अब देखिएगा ये तीनों फेज क्या है, तो इनसे रिलेटेड अपन बात करेंगे। फर्स्ट वन बात करते हैं अपन कि फर्स्ट वन जो है वो आपका आता है ओलिग्यूरिक फेज। ओलिग्यूरिक फेज के अंदर जो है वो क्या होता है, तो ओलिग्यूरिक फेज जो होता है वो लगभग जो है वो आपका 8 से 15 दिन का टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो इसका टाइम ड्यूरेशन 8 से 15 दिन कि 8 से 15 दिन तक का जो फेज होगा उसको अपन ओलिग्यूरिक बोलेंगे। इस फेज के अंदर जो है वो वर्ड से ही पता चल रहा है कि ओलिग्यूरिया होगा, यानी कि जो यूरिन फॉर्मेशन होगा वो लेस देन 400 ml पर डे। 24 घंटे के अंदर जो है वो यूरिन कितना आएगा, लेस देन 400 ml अपने को जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन बात करें तो इस कंडीशन के अंदर जो है वो अपने को एक और चीज़ देखने को मिलेगी, हाइपर कैलीमिया। क्लाइंट के अंदर अपने को जो है वो हाइपर कैलीमिया देखने को मिल सकता है। सोडियम की बात करें तो सोडियम का नॉर्मल लेवल अपने को देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा डिक्रीज हो सकता है, लेकिन जो है वो हाइपर नेट्रीमिया की कंडीशन अपने को देखने को नहीं मिलेगी। हाइपोवोलीमिया देखने को मिलेगा, हाइपोवोलीमिया की कंडीशन होगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो है वो चीज़ें अपने को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन बात करें अपन पॉलीयूरिक फेज, तो पॉलीयूरिक फेज जो है वो सेकेंड वन फेज होता है। इसमें एक्सेसिव यूरिन आउटपुट होता है, एक्सेसिव यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट जो है क्या हो जाएगा, एक्सेसिव यूरिन का आउटपुट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसी को अपन जो डाइल्यूटेड फेज भी बोलते हैं। और इसके अंदर जो है वो डिहाइड्रेशन, मेन रिस्क जो है वो रहती है क्लाइंट के अंदर डिहाइड्रेशन की, कि क्लाइंट जो है वो कभी भी डिहाइड्रेट हो सकता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन आ रखा है पॉलीयूरिक फेज के अंदर एक नर्सिंग कंसर्न क्या रहेगा, तो नर्सिंग कंसर्न यहाँ पे जो है वो डिहाइड्रेशन रहेगा, कि क्लाइंट जो है वो कभी भी डिहाइड्रेशन के अंदर जो है वो जा सकता है। स्ट्रिक्टली इनपुट आउटपुट चार्टिंग इसके लिए अपन जो है वो मेंटेन करते हैं। याद रखिएगा रीनल फेलियर के लिए जो स्पेसिफिक अगर अपन टूल यूज़ में लें बॉडी के हाइड्रेशन स्टेटस के लिए, तो उसके अंदर आपको इनटेक आउटपुट जो है वो याद रखना है। कई बुक्स के अंदर डेली वेट दे रखा है, लेकिन जो है वो रीनल फेलियर की कंडीशन में डेली वेट को अपने को जो प्रायोरिटी नहीं देनी। आपकी जो प्रायोरिटी है वो हमेशा क्या रहेगी, इनपुट आउटपुट की। स्ट्रिक्टली इनपुट आउटपुट को अपन जो है वो मेंटेन करेंगे। और थर्ड वन फेज जो आता है आपका रिकवरी फेज, या फिर इसी को अपन बोलते हैं रिहेबिलिटेशन फेज। रिहेबिलिटेशन फेज इसका जो टाइम होता है वो लगभग 1 से 2 साल तक का होता है। और 1 से 2 साल में जो किडनी जो फिर से वापस अपनी पहले जैसी कंडीशन के अंदर जो है वो फिर से आ जाती है। तो ये जो है वो आपका हो गया स्टेज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर, कि एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर कौन कौन से फेज अपने को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपन क्रोनिक रीनल फेलियर की, कि क्रोनिक रीनल फेलियर क्या कुछ होता है। तो पहले अपन ने डिस्कस किया है कि क्रोनिक रीनल फेलियर उसको बोलेंगे जब जो है वो वापस जो है इरिवर्सिबल कंडीशन आ गई है। और मेनली जो है वो इसके अंदर जो है वो GFR से रिलेटेड अपन जो डाटा को लेते हैं। तो कुछ एक रीडिंग है जिनके बारे में अपन बात करेंगे। नॉर्मल GFR अपन ने कल डिस्कस किया था कि लगभग 120 से 125 ml पर मिनट जो होती है वो आपकी नॉर्मल GFR होती है। तो अगर रेंज की बात करें तो नॉर्मल की जो रेंज होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपन जो एक चार्ट का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं। रेंज की अपन बात करें तो नॉर्मल रेंज जो होती है वो मोर देन 90 ml पर मिनट। अब देखिएगा कि बेसिकली होनी तो 125 चाहिए, लेकिन अगर 90 से ऊपर है तो उसको अपन जो है वो नॉर्मल में गिनेंगे, किसी प्रकार से रीनल इम्पेयरमेंट उसको नहीं मानेंगे। हो सकता है कि बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। अब अपन बात करें कि माइल्ड रीनल फेलियर किसको अपन बोलेंगे, तो अगर माइल्ड कंडीशन वो होगी जिसके अंदर जो है वो GFR 60 to 89 ml पर मिनट अगर हो जाए तो उसको अपन जो है वो माइल्ड में इंक्लूड करेंगे। बात करें अपन मॉडरेट की, तो मॉडरेट अपन बोलेंगे तब जब जो है वो GFR हो जाएगी आपकी 30 to 59 ml पर मिनट। GFR जो है वो 30 to 59 ml पर मिनट हो जाएगी तो उसको अपन मॉडरेट रीनल फेलियर बोलेंगे। बात करें अपन सीवियर रीनल फेलियर की, तो सीवियर रीनल फेलियर बोलेंगे उस कंडीशन को जब आपका जो है GFR जो 15 से 29 15 to 29 ml पर मिनट हो जाएगा, वो कंडीशन आपकी सीवियर कहलाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़
ESRD एंड स्टेज रीनल डिजीज कब बोलते हैं? वो कंडीशन जिसके अंदर GFR जो है वो कितनी हो जाएगी, लेस देन 15 ml पर मिनट हो जाती है, उसको अपन जो है वो ESRD बोलते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम के हिसाब से कि ESRD कौन सी कंडीशन होती है। तो जब GFR यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट का जो है वो वैल्यू जो है वो लेस देन 15 ml पर मिनट हो जाएगा, तो उसको अपन जो है वो ESRD कंडीशन बोलेंगे। बात करें अपन कॉज, क्या क्या CRF के जो है वो कॉज हो सकते हैं, तो CRF के आपके कॉज की बात करें तो फर्स्ट वन कॉज तो आपका जो है वो वही हो सकता है एक्यूट रीनल फेलियर या एक्यूट रीनल इंजरी। सेकेंड वन बात करें तो डायबिटिक मेलाइटस। थर्ड वन बात करें तो क्रोनिक हाइपरटेंशन। फोर्थ वन बात करें तो रीनल कॉज, यानी कि रीनल के अंदर किसी प्रकार की जो है वो डिजीज़ वगैरह होती है तो वो। नेक्स्ट वन अपन बात करें तो ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। तो ये कुछ एक जो है वो आपके जो है वो कॉजेज हो सकते हैं। बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट और जहाँ से जो हमेशा क्वेश्चन बनता है कि कौन से जो है वो क्लिनिकल फीचर्स अपने को देखने को मिलते हैं, तो फर्स्ट वन क्लिनिकल फीचर आपको देखने को मिलेगी एनयूरिया। फर्स्ट वन क्लिनिकल फीचर रहेगा आपका एनयूरिया, यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन जो है वो लेस देन 100 ml पर डे। यूरिन का फॉर्मेशन जो है वो 100 ml पर डे से भी कम हो जाएगा तो उसको अपन एनयूरिया बोलते हैं। तो देखिएगा 3 टर्मिनोलॉजी अपनी अभी तक जो है वो क्लियर हो गई है। वो कंडीशन नॉर्मल, कल अपन ने बात की थी नॉर्मल यूरिन आउटपुट तो 1500 ml। अगर ओलिग यूरिया हो रहा है यानी कि 400 ml से अगर यूरिन का आउटपुट पर डे से कम हो रहा है तो उसको अपन बोले ओलिग यूरिया। और एन यूरिया जो है वो जनरली अपन एब्सेंस ऑफ यूरिन बोलते हैं, लेकिन एब्सेंस अपने को नहीं मानना होता है। यहाँ पे जो वैल्यू रहती है आपकी लेस देन 100 ml पर डे, तो एन यूरिया आपको जो देखने को मिलेगा। सेकेंड वन जो है वो बॉडी से जो है वो यूरिन का पास आउट नहीं होगा तो अपने को जो हाइपर वोलीमिया की कंडीशन जो देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो सेकेंड वन जो हाइपर वोलीमिया, अब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन क्लाइंट के अंदर जो देखने को मिलेगी। बॉडी से जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं जा रहे तो क्लाइंट के अंदर जो है वो हाइपर कैलीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। अब जहाँ भी हाइपर कैलीमिया होता है तो साथ ही साथ में एक जो है वो और कंडीशन होती है हाइपर मैग्नीसीमिया। तो क्लाइंट के अंदर नेक्स्ट वन अपने को हाइपर मैग्नीसीमिया जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन बात करें तो हाइपर फॉस्फेटीमिया देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है वो अपने को एक और स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी एजोटीमिया। तो वो कंडीशन जिसके अंदर जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और यूरिक एसिड का लेवल बॉडी के अंदर जो है वो बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को अपन जो है वो बोलते हैं एजोटीमिया। कई बार टर्मिनोलॉजी आ रखी है, अच्छे से आपको याद रखना है कि बॉडी के अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, यूरिक एसिड, यूरिया वगैरह का लेवल बढ़ जाता है, उस कंडीशन को अपन जो है वो एजोटीमिया बोलते हैं। इसके अलावा जो क्लाइंट के अंदर और अपने को जो है वो देखने को मिलेगा आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये जो है वो चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके अलावा सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ हाइपोकैल्सीमिया। याद रखिएगा कि क्लाइंट के अंदर जो है हमेशा हाइपोकैल्सीमिया होगा। हाइपोकैल्सीमिया इसलिए होता है क्योंकि किडनी के थ्रू जो है एक हार्मोन निकलता है 25 डिहाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल। तो वो जो होता है वो विटामिन डी के सिंथेसिस में हेल्प करता है और विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो किडनी अगर फेल है तो 25 डिहाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल का जो है वो रिलीज़ नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो विटामिन डी का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। विटामिन डी का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो कैल्शियम का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और कैल्शियम का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो याद रखिएगा कि आपको हमेशा जो क्लाइंट के अंदर जो है वो हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन जो देखने को मिलेगी। बात करें अपन नेक्स्ट वन सोडियम, तो या तो सोडियम का लेवल जो है वो आपको कम देखने को मिलेगा, लेस देखने को मिलेगा, या फिर अनचेंज्ड, किसी प्रकार का जो चेंज उसके अंदर देखने को आपको नहीं मिलेगा। बात करें नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट वन आपको एनीमिया देखने को मिलेगा। एनीमिया, अब एनीमिया क्यों? क्योंकि किडनी के थ्रू एक हार्मोन रिलीज होता है एरिथ्रोपोइटिन, जो कि जाकर के हीमोपोइसिस का काम करवाता है, आरबीसी के फॉर्मेशन का काम करवाता है, और आरबीसी का फॉर्मेशन अगर नहीं हो पाएगा तो उस वजह से जो पेशेंट के अंदर अपने को हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपके सरकारी सिम्टम एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी की सारी जो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और ये क्यों देखने को मिलेगी? एजोटीमिया की वजह से।
ये इसलिए देखने को मिलेगी क्योंकि बॉडी के अंदर जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन यूरिक एसिड वगैरह का लेवल बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से जो मेटाबॉलिक चेंजेज हो रहे हैं और उन मेटाबॉलिक चेंजेज की वजह से जो है वो अपने को बॉडी के अंदर एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये जो है कुछ एक चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो और एक्सेसिव चीज़ें आ सकती है, जैसे कि हार्ट फेलियर की कंडीशन हो सकती है, कार्डियक अरिदमिया हो सकता है। कार्डियक अरिदमिया होने का कारण यहाँ पे रहेगा आपका हाइपरकैलीमिया। हाइपरकैलीमिया होगा वही टॉल पीक टी वेव आपको देखने को मिल सकती है, पल्मोनरी एडिमा देखने को मिल सकता है, प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिल सकता है। तो ये सारी की सारी जो है वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट जो है वो अपन वही डायूरेटिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स वगैरह, सिस्टोमेटिक जो है वो जो अपने को क्लिनिकल पिक्चर्स देखने को मिल रहे हैं इन सबको अपन देते हैं। इसी के अलावा जो लो प्रोटीन डाइट के अंदर जो अपन लो प्रोटीन डाइट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि रीनल लोड जो है वो कम हो जाता है और उसी वजह से जो पेशेंट के अंदर जो है वो किडनी फेलियर जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर एक्यूट रीनल फेलियर है तो वो वापस रिवर्सिबल हो जाएगा, और अगर क्रोनिक रीनल फेलियर है तो वापस कभी भी जो है वो रिवर्सिबल नहीं होगा। तो ये सारी की सारी जो है वो चीज़ें अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये कुछ एक जो है ओवरव्यू था आपका डिजीज़ के बारे में कि कौन कौन सी जो रीनल फेलियर के अंदर अपने को देखने को मिलेगी। आइए तो अब अपन जो है वो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, BUN यूज्ड फॉर किडनी फंक्शन टेस्ट स्टैंड फॉर, कि BUN का फुल फॉर्म क्या है, तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है वो BUN का फुल फॉर्म है। अब BUN क्या होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, तो कल अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। यूरिया जो है वो एंड प्रोडक्ट होता है प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म का, अभी अपन ने डिस्कस किया था कि लो प्रोटीन डाइट देनी है, वो इसलिए देनी है क्योंकि यूरिया का फॉर्मेशन क्या होगा, कम होगा, तो किडनी के ऊपर जो लोड जो पड़ रहा है वो लोड अपना आप जो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट वन बात करते हैं, द क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विथ एक्यूट रीनल फेलियर, कि क्लाइंट को एक्यूट रीनल फेलियर है। विच लेबोरेटरी वैल्यूज आर मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर डायग्नोसिस एक्यूट रीनल फेलियर, के एक्यूट रीनल फेलियर के लिए क्या करवाएंगे, तो वही ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन जो है वो अपन चेक करवाएंगे। तो ये इसका सही आंसर है। बात करें WBC, तो इन्फेक्शन के लिए अपन WBC देखते हैं, हीमोग्लोबिन अपन जो है वो देखते हैं, एनीमिया के लिए पोटेशियम सोडियम अपन देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए बिलिरुबिन का लेवल अपन देखते हैं, वो देखते हैं, जॉन्डिस के लिए और सोडियम का लेवल जो अपन देखते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए देखते हैं। तो सही आंसर आपका इसके अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन हो जाएगा। देखिएगा खूब सारे एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट वन बात करते हैं, नर्स इज रिव्यूइंग एक पेशेंट्स रिकॉर्ड एंड नोट्स दैट द पेशेंट हैज़ रीनल डिसऑर्डर, कि पेशेंट को रीनल डिसऑर्डर है। नर्स एक्सपेक्ट टू नोट विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटरी रिजल्ट, कि भैया किसी पेशेंट को अगर रीनल से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो उसमें क्या आपको जो देखने को मिलेगा। तो देखिएगा फर्स्ट वन है डिक्रीज सीरम पोटेशियम लेवल। तो याद रखिएगा जब भी रीनल डिजीज होगी तो पेशेंट के अंदर जो पोटेशियम का लेवल हमेशा अपने को क्या देखने को मिलेगा, बढ़ा हुआ, इंक्रीज मिलेगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। डिक्रीज्ड सीरम फॉस्फेट लेवल, तो अभी अपन ने रीनल फेलियर में बात की थी कि हाइपर फॉस्फेटीमिया, हाइपर मैग्नीसीमिया और हाइपर कैलीमिया तीनों कंडीशन अपने को देखने को मिल रही थी। एलिवेटेड सीरम क्रिएटिनिन लेवल, जब अपनी बॉडी के अंदर किडनी प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएगी तो क्रिएटिनिन को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाएगी और उसी की वजह से जो सीरम क्रिएटिनिन लेवल अपने को बढ़ा हुआ मिलेगा। इंक्रीज हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन का लेवल भी डिक्रीज मिलेगा क्योंकि इरिथ्रोपोइटिन जो वो किडनी के थ्रू प्रॉपर्ली नहीं आ पाएगा। SNO का एग्जाम का क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो सही आंसर इसका हो जाएगा एलिवेटेड सीरम क्रिएटिनिन लेवल। एक कॉमन ब्लड टेस्ट दैट इज यूज्ड इन यूरोलॉजिक वर्कअप इज द ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। द नॉर्मल रेंज फॉर दिस टेस्ट, कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की जो है नॉर्मल टेस्ट क्या होती है, तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की नॉर्मल जो है वो रेंज होती है 8 to 25 mg/dl, 8 से 25 mg/dl जो है वो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की जो है वो नॉर्मल रेंज होती है। बात करें यूरिक एसिड की, तो यूरिक एसिड की रेंज जो है वो होती है आपकी 2.5 to 8 mg/dl। और क्रिएटिनिन की वैल्यू याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रिएटिनिन की वैल्यू, और क्रिएटिनिन की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.5 to 1.5 mg/dl। नेक्स्ट हम बात करें नॉर्मल सीरम यूरिया, कि सीरम यूरिया की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, तो सीरम यूरिया की नॉर्मल वैल्यू आपकी जो है वो 15 से 40 mg/dl। तो ये चार वैल्यू आपको हमेशा याद होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज आपका है BUN, सेकंड वन इज द यूरिक एसिड, थर्ड वन इज द क्रिएटिनिन एंड फोर्थ वन इज द यूरिया। इन चारों वैल्यू को जो है आपको अच्छे से याद कर लेना। बस ये चार वैल्यू आपके पूरे के पूरे रीनल सिस्टम। इसके अलावा GFR को और याद कर लीजिएगा, नॉर्मल यूरिन आउटपुट, ओलिग यूरिया एंड एन यूरिया। बस इसके अलावा यहाँ पे और कोई टर्मिनोलॉजी मिलेगी नहीं आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं द मोस्ट एक्यूरेट लेबोरेटरी टेस्ट फॉर रीनल फंक्शन। रीनल फंक्शन के लिए सबसे एक्यूरेट टेस्ट कौन सा है। देखिएगा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन अपन चेक करते हैं, लेकिन एक्यूरेसी की जब बात आएगी तो वहाँ पे क्रिएटिनिन क्लियरेंस, वहाँ पे जो आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, क्रिएटिनिन
क्लियरेंस। अब क्रिएटिनिन क्लियरेंस को कैसे चेक करते हैं, तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस को चेक करने के लिए 140 माइनस एज एंड बॉडी वेट इन केजी अपॉन 72 इंटू सीरम क्रिएटिनिन लेवल mg पर dl। ये फार्मूला होता है आपका क्रिएटिनिन क्लियरेंस का। याद रखिएगा, सीरम क्रिएटिनिन भी ऑप्शन है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी ऑप्शन है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस भी। अब देखिएगा, क्रिएटिनिन क्लियरेंस जो है वो दोनों चीज़ों को डिनोट करेगा, सीरम क्रिएटिनिन लेवल को भी चेक आउट करेगा और साथ ही साथ में GFR को भी जो है वो चेक करेगा। इसलिए इसको सबसे जो मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट अपन मानते हैं। और इसी के फॉर्मूले के अंदर, अगर इसी फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.85 से, तो ये जो है वो आपका हो जाएगा फीमेल के लिए। द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इंटेक टू बी मेंटेन ड्यूरिंग रीनल फेलियर, कि रीनल फेलियर के दौरान जो है वो प्रोटीन की इंटेक जो है वो क्या रखेंगे अपन ड्यूरिंग रीनल फेलियर। 40 to 60 mg, 40 to 60 ग्राम पर डे, 60 to 80 ग्राम पर डे, 20 to 40 ग्राम पर डे एंड 80 to 100 ग्राम पर डे। तो बात करें, अगर आपके सामने जो है वो पेशेंट, अगर आपका जो है वो नॉर्मल पेशेंट है, कोई पेशेंट आपका जो कैसा है, नॉर्मल पेशेंट है, तो उसके लिए जो है 1 ग्राम पर डे, 1 ग्राम पर डे बॉडी वेट के हिसाब से, जितने बॉडी वेट है उस हिसाब से 1 ग्राम पर डे के हिसाब से अपन जो है वो देते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट रीनल फेलियर है, माइल्ड टू मॉडरेट, तो उसके अंदर जो है वो अपन देते हैं 40 to 60 ग्राम पर डे, 40 to 60 ग्राम पर डे, यानी कि थोड़ा सा जो है वो कट ऑफ करते हैं। और अगर सीवियर रीनल फेलियर है तो उसके अंदर जो है वो 20 या फिर लेस देन 20 ग्राम पर डे जो है वो आपका जो है वो ग्लूकोज प्रोटीन का जो इंटेक इसके अंदर रहता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 20 to 40 ग्राम। अब अगर आपको पूछ लेता कि माइल्ड टू मॉडरेट रीनल फेलियर है तो आपको 40 to 60 ग्राम। हालांकि क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ नहीं किया है अलग से स्पेसिफाई, लेकिन अपन जो यहाँ पे सीवियर को मान करके जो है वो बुक ने इसका सही आंसर जो है वो माना है। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन, द क्लाइंट इज एडमिटेड टू हॉस्पिटल इन क्रोनिक रीनल फेलियर। क्रोनिक रीनल फेलियर में आया है डाइट लो इन प्रोटीन, प्रोटीन क्या है, लो ऑर्डर है। द रेशनल, क्यों लो प्रोटीन देना है, तो अभी अपन ने बोला था कि जब भी अपन प्रोटीन देंगे तो ब्रेकडाउन होगा और यूरिया और मेटाबॉलिक वेस्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये फॉर्मेशन नहीं हो, इसके लिए जो अपने को हमेशा कैसे देनी है, लो प्रोटीन डाइट। तो याद रखिएगा, रीनल फेलियर से रिलेटेड या रीनल डिजीज में हमेशा आपको प्रोटीन की इंटेक को बॉडी में क्या कर देना है, कम। इन पेशेंट विथ रीनल फेलियर डाइट शुड भी, तो सेम टू सेम चीज़ जो है वो आपके सामने आ जाएगी आपकी, लो प्रोटीन, लो सोडियम एंड लो पोटेशियम डाइट जो अपन प्रीफर जनरली करेंगे। नेक्स्ट वन, थेराप्यूटिक डाइट एडवाइस फॉर चिल्ड्रन विथ एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर हुआ है, बच्चों के अंदर क्या देंगे, तो अपन लो प्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डाइट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन, क्रोनिक रीनल फेलियर कॉजेज ऑल एक्सेप्ट, कि रीनल फेलियर में ये सब होता है, इसके अलावा कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो नहीं होती है। तो फर्स्ट वन बात करें अपन हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन जो है वो देखने को मिलेगा बॉडी के अंदर। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन हाइपर कैलीमिया, तो हाइपर कैलीमिया भी आपको देखने को मिलेगा। थर्ड वन बात करते हैं अपन हाइपर कैल्सीमिया, तो अभी अपन ने डिस्कस किया था कि किडनी जो है 25 हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल को जो है वो सिंथेसिस नहीं कर पाएगी, उसकी वजह से जो हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। तो हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है, जबकि हाइपर कैल्सीमिया जो कभी भी नहीं होता है। तो सही आंसर आपका जो है वो हो गया हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट वन बात करते हैं, असेसिंग द लेबोरेटरी फाइंडिंग विच रिजल्ट वुड द नर्स मोस्ट लाइकली एक्सपेक्ट टू फाइंड इन ए क्लाइंट विथ क्रोनिक रीनल फेलियर, की क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर जो है वो कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। देखिएगा, फर्स्ट वन बात करते हैं अपन डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल, तो डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल जो है वो आपका सही है, डिक्रीज सीरम लेवल जो है वो होता है। बात करते हैं अपन ब्लड पीएच जो है वो 7.2, तो अपन ने बात किया था मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, तो ये भी जो है कंडीशन आपकी जो है वो सही है। थर्ड वन बात करते हैं कि पोटेशियम का लेवल 6.5 मिलीक्यूलेंट पर लीटर हो रहा है, तो पोटेशियम का जो नॉर्मल लेवल जो होता है वो होता है आपका 3.5 to 5 मिलीक्यूलेंट पर लीटर, 5.5 भी होता है। तो देखिएगा ये भी बड़ा हुआ तो हाइपर कैलीमिया, तो तीनों कंडीशन जो है वो आपको सही यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रही है। नेक्स्ट वन बात करें तो ऑप्शन सेकंड के अंदर जो है वो आपको दिया हुआ है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 35 to 40। तो देखिएगा यहाँ पे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की अपन ने बात की थी 8 से 25 जो है वो नॉर्मल वैल्यू होती है, तो ये भी आपका जो है सही है। पोटेशियम 3.5, देखिएगा पोटेशियम हाइपर कैलीमिया देखने को मिलेगा, तो पोटेशियम 3.5 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, कि पोटेशियम जो है वो नहीं देखने को मिलेगा, तो ये आपका हो गया रॉन्ग। पीएच 7.35 नॉर्मल पीएच है, नहीं देखने को मिलेगी। डिक्रीज सीरम कैल्शियम देखने को मिलेगा, तो ये दो ऑप्शन इसके अंदर गलत हो गए। थर्ड वन बात करें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, तो 15 ये तो नॉर्मल वैल्यू है, तो ये भी आपका गलत हो गया। इंक्रीज सीरम कैल्शियम ये भी आपका गलत हो गया। क्रिएटिनिन 1, तो 0.8 to 1.5 जो नॉर्मल वैल्यू थी, तो यह भी आपका हो गया गलत।
ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 10 to 30, तो 8 to 25 नॉर्मल है, ये भी आपका गलत हो गया। सीरम क्रिएटिनिन 0.5 to 1.5 है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो सही आंसर जो आपका हो गया ए, कि डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल, डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल, ब्लड पीएच 7.2 एंड पोटेशियम 6.5 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये जो आपका जो क्या हो गया सही आंसर। नेक्स्ट हम बात करें यूरिन आउटपुट लेस दैन 100 ml इन 24 आवर, 24 घंटों में 100 से कम हो रहा है, तो अभी अपन ने बात किया था, उसको अपन बोलेंगे एन यूरिया। अगर डिफिकल्टी हो रही है तो उसको अपन बोलेंगे डिस यूरिया यानी कि पेनफुल यूरिनेशन। ऑलिग यूरिया जब 400 से कम हो जाएगा, नॉक्चूरिया यानी कि एक्सेसिव यूरिन पास आउट इन नाइट टाइम। विच इज कॉज एन यूरिया, कि एन यूरिया किस में होता है, तो पायरेक्सिया, फीवर, अपेंडिसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स, गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक एंड रीनल फेलियर। तो अभी एन यूरिया जो है वो किससे रिलेटेड है, यूरिन जो रीनल फेलियर से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा आपका। इन ऑलिग यूरिया वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज, तो लेस देन 400 ml, 400 ml से कम होता है, उस कंडीशन को अपन जो है वो बोलते हैं ऑलिग यूरिया। तो फर्स्ट आंसर इसका आपका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉज द नोजिया एसोसिएटेड विथ रीनल फेलियर, तो अभी अपन ने बात की थी बॉडी में जब भी मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, यूरिक एसिड है, यूरिया बढ़ जाता है, तो उसी कंडीशन में जो सरकारी सिम्टम एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन वगैरह जो है वो देखने को मिलते हैं। तो एक्यूमुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ये जो आपका क्या हो जाएगा इसके अंदर सही आंसर। नेक्स्ट हम बात करें, ए क्लाइंट इज इन एक्यूट रीनल फेलियर, कि एक्यूट रीनल फेलियर है, द नर्स मस्ट असेस द पेशेंट केयरफुली फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन। देखिएगा बात कर रहा है कि एक्यूट रीनल फेलियर में कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, तो देखिएगा हाइपरनेट्रीमिया तो होता नहीं है, वेस्कुलर कोलैप्स होता है लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन में गिना नहीं जाएगा, कार्डियक अरिथमिया होता है लेकिन ये क्रोनिक रीनल फेलियर का होता है, टिटेनी। देखिएगा हाइपोकैल्सीमिया होगा, और हाइपोकैल्सीमिया क्या कॉज करेगा, टिटेनी। तो देखिएगा कहाँ से कहाँ चीज़ें जुड़ रही है। किडनी के अंदर विटामिन डी का सिंथेसिस नहीं हो पाया, तो विटामिन डी के सिंथेसिस की वजह से जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया, कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया, तो जो पेशेंट के अंदर हाइपोकैल्सीमिया हुआ, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से जो टिटेनी हुई, तो टिटेनी के अंदर आपको जो ट्रोसियस ऑस्टेक साइन जो है वो भी देखने को आपको मिल सकते हैं। इन क्रोनिक रीनल फेलियर द फॉलोइंग नोटिस एक्सेप्ट, कि क्रोनिक रीनल फेलियर में क्या नहीं देखने को मिलेगा, तो एनीमिया देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है, और हाइपोकैलीमिया देखने को नहीं मिलता है, हाइपरकैलीमिया आपको देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पे जो वो इन सारे के सारे सिम्टम्स को बहुत अच्छे से याद करना है, एक ना एक क्वेश्चन इन सिम्टम्स से रिलेटेड 101% आपको जो एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो बस एक मेनली आपको जो याद रखना होगा किसके बारे में, हाइपोकैल्सीमिया के बारे में याद रखना है, बाकी सारे सिम्टम्स आपके अपने आप ही जो है वो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट वन बात करें, इन केस ऑफ ए पेशेंट विद डायग्नोसिस ऑफ क्रोनिक किडनी फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर का पेशेंट है, द साइन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस शुड बी मॉनिटर, कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को जो है मॉनिटर करना है। तो देखिएगा हाइपोकैलीमिया नहीं होगा, हाइपरकैलीमिया होगा, हाइपरनेट्रीमिया नहीं होगा, हाइपरग्लाइसीमिया भी नहीं होगा, तो हाइपोकैल्सीमिया को जो अपने को क्या करना है, मॉनिटर करना है। और हाइपोकैल्सीमिया के लिए अपन टिटेनी लाइक सिम्टम को मॉनिटर करेंगे, ट्रोसियस एंड ऑस्टेक साइन को जो अपन चेकआउट करेंगे। पर्पस टू एडमिनिस्टर इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रोपोइटिन अपन क्यों देते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर में, तो इरिथ्रोपोइटिन जो है वो जाकर के हीमोपोइसिस को बढ़ावा देता है, जिससे कि आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है, तो स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ आरबीसी, सही इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा। ए हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस बाय किडनी एंड स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, कि आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए कौन सा हार्मोन होता है, तो इरिथ्रोपोइटिन जो है वो होता है। रेनिन जो होता है वो अपने किडनी के अंदर जक्स्टाग्लोमेरुलर जंक्शन से या अपरेटस से जो है वो रिलीज होता है, और ये जो एंजियोटेंसिन और जन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट को जो एसी लंग्स के थ्रू आता है, और वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट वन बात करें, द नर्स शुड एक्सपेक्ट ए पेशेंट who has CRF to given एप्टिन अल्फा इपोजेन, वही आप सेम टू सेम चीज़ है कि किस लिए देना है। इपोजेन जो है वो इरिथ्रोपोइटिन होता है, और इरिथ्रोपोइटिन जो स्टिमुलेट करेगा सिंथेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा सारे क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए इरिथ्रोपोइटिन से रिलेटेड ही क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन कि एक पेशेंट है जिसके अंदर जो क्रोनिक रीनल फेलियर है, पेशेंट है, और पेशेंट के अंदर जो है आपका क्रोनिक रीनल फेलियर है, और उसको जो है मिल रहा है क्या, इप्टिन मिल रहा है, अल्फा इप्टिन जो है उसको मिल रहा है। विच लेबोरेटरी रिजल्ट इंडिकेट ए थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन, की कब उसको देना है, तो देखिएगा इरिथ्रोपोइटिन जो है वो आरबीसी से रिलेटेड है, और आरबीसी जो है वो आपके रिलेटेड होते हैं किससे, हीमेटोक्रेट से। तो हीमेटोक्रेट जो है वो हो जाएगा, प्लेटलेट से कोई मतलब नहीं है, डब्ल्यूबीसी से कोई मतलब नहीं है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन से कोई मतलब नहीं है। अब इसमें बोला है कि कब देना है, तो देखिएगा हीमेटोक्रेट अगर 32% है, तो बात करें नॉर्मल हीमेटोक्रेट क्या होता है, तो मेल के अंदर बात करें नॉर्मल हीमेटोक्रेट जो है वो 42 to 54%
फीमेल के अंदर बात करें, देखिएगा मेल फीमेल में जो हेमेटोक्रिट अलग अलग होता है। फीमेल के अंदर 38 से जो 46%। बात करें अपन चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन में जो 36 से 40%। और बात करें अपन न्यू बॉर्न कि न्यू बॉर्न का हेमेटोक्रिट कितना होता है, तो 55 to 68%। ये जो कुछ एक हेमेटोक्रिट की जो वैल्यू आपको अच्छे से याद रखनी है। तो एप्टिन अल्फा कब देंगे, जब हेमेटोक्रिट वैल्यू 32 यानी कि नॉर्मल से जो क्या है कम है। तो इसीलिए जो अपन इस पेशेंट को जो है एप्टिन अपन जो है वो दे रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें द एनीमिया अकर्स इन पेशेंट विद क्रॉनिक डिजीज ड्यू टू, कि क्रॉनिक रेनल डिजीज़ का एक पेशेंट है, उसके अंदर जो एनीमिया हो रहा है, तो एनीमिया होने की वजह क्या है। तो एनीमिया होने के लिए एक ही वजह है कि इरिथ्रोपोइटिन का प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आरबीसी का जो है वो फॉर्मेशन नहीं हो रहा और पेशेंट के अंदर एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। आगे नेक्स्ट वन क्वेश्चन, प्री रीनल फेलियर, कि रीनल फेलियर से पहले के जो कारण क्या, यानी कि जो वो कॉज जो कि किडनी की ब्लड सप्लाई को कम कर रहे हैं। बात करें फर्स्ट वन हार्ट फेलियर, तो हार्ट फेलियर के अंदर कार्डियक आउटपुट कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा तो रीनल फ्लो जो है वो कम होगा, रीनल फ्लो कम होगा तो जीएफआर जो है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यही जो है वो रीनल फेलियर की कंडीशन जो है वो कॉज करेगा। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस तो किडनी की डिजीज है, नेफ्रोलिथियासिस किडनी में रीनल है, स्टोन है, और टॉक्सिक नेफ्रोपैथी, ये भी जो है तीनों, तो ये तीनों जो है वो आपके हो गए आपके कौन से रीनल कॉज, और ये हो गया आपका प्री रीनल कॉज। नेक्स्ट हम बात करें क्लाइंट विथ क्रस इंजरी, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है। क्रस इंजरी का पेशेंट है, उसके अंदर जो सडनली जो है वो एक्यूट रीनल फेलियर हो गया, राइट लोअर लैब के अंदर जो है वो डिजीज थी और उसकी वजह से जो है वो एक्यूट रीनल फेलियर हो गया है। नर्स क्या इंटरप्रिटेट करेगी कि ये कौन से टाइप का जो है वो रीनल फेलियर है। तो देखिएगा जब भी कोई भी क्रस इंजरी होती है तो जो नॉन प्रोटीन हीमोग्लोबिन पिगमेंट होते हैं वो रिलीज होते हैं, और हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन जो है वो टॉक्सिक फॉर्म के अंदर जो आ जाते हैं और उसकी वजह से किडनी के अंदर दिक्कत होती है, और ये जो आपका आ जाएगा किसमें, रीनल कॉजेज में। नेक्स्ट हम बात करें, द क्लाइंट इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर ए गन शॉट वुंड, गन शॉट वुंड हुआ है एब्डोमेन में, विच नर्सिंग इंटरवेंशन शुड द नर्सिंग टेक फर्स्ट टू प्रिवेंट एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर को रोकने के लिए गन शॉट के पेशेंट में क्या करेगी नर्स, तो जब भी गन शॉट का पेशेंट होगा तो पेशेंट में एक्सेसिव हेमरेज होगा तो उसकी वजह से हाइपोवोलीमिया होगा, हाइपोवोलीमिया की कंडीशन से कार्डियक आउटपुट कम होगा, रीनल फ्लो कम होगा, जीएफआर कम होगी, तो रीनल फेलियर की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट में हमेशा अपन जो है एडमिनिस्टर क्या करते हैं, फ्लूइड को जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं। अब आप कहोगे कि वाइटल साइन चेक करेंगे, ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, लेकिन जो है वो आगे वाले ने डायरेक्टली आपको पूछ लिया है कि स्पेसिफिक आप एक्यूट रीनल फेलियर को कम होने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे अपन जो एडमिनिस्टर करेंगे नॉर्मल सलाइन। आफ्टर ए रीनल ट्रांसप्लांटेशन द रिजेक्शन दैट अकर्स विद इन मिनट्स, कि मिनट्स के अंदर अगर रिजेक्शन हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं। तो देखिएगा कि जब भी किसी पेशेंट के अंदर जो है वो अपन किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके अंदर जो रिएक्शन अपने को जो है वो देखने को मिलता है। तो क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिलता है, तो देखिएगा रिजेक्शन से रिलेटेड 3 प्रकार की जो है वो अपने को देखने को मिलती है। फर्स्ट वन इज़ द हाइपर एक्यूट, सेकेंड वन इज़ एक्यूट, एंड थर्ड वन इज़ क्रोनिक। 3 प्रकार के रिजेक्शन होते हैं, हाइपर एक्यूट, एक्यूट एंड क्रोनिक। हाइपर एक्यूट कब होता है, तो वो रिजेक्शन जो कि मिनट्स में हो जाए, कुछ मिनट्स टू आवर्स, लगभग 48 घंटे तक जो भी है वो काउंट डाउन अपन करते हैं हाइपर एक्यूट की, यानी कि आपने किडनी ट्रांसप्लांट किया और रिजेक्शन अगर 48 घंटे से पहले हो जाए, कुछ मिनट्स टू कुछ आवर्स के अंदर अगर हो जाए, तो उसको अपन जो हाइपर एक्यूट बोलते हैं। बात करें एक्यूट की, तो एक्यूट जो है वो वीक्स विद इन 1 वीक 1 to 4 वीक के बीच में जो भी होता है उसको एक्यूट, और क्रोनिक जो होता है वो ये आपका जो होता है वो मंथ टू ईयर्स, अगर महीनों से साल के अंदर अगर रिजेक्शन होता है तो वो आपका जो है वो कहलाता है क्रोनिक। तो 3 प्रकार के रिजेक्शन हो गए आपके, हाइपर एक्यूट, एक्यूट एंड क्रोनिक। तो बात करते हैं अपन कि रीनल ट्रांसप्लांट दैट अकर्स विद इन मिनट्स, कि मिनट्स के अंदर कौन सा हुआ है, तो क्रोनिक, हाइपर एक्यूट, एक्यूट एंड सब एक्यूट। तो सब एक्यूट तो कोई होता ही नहीं है, तो 3 आ गए आपके पास में। तो मिनट्स के अंदर जो होगा आपका हाइपर एक्यूट, मिनट से घंटों में ये होगा आपका, और वीक्स के अंदर जो एक्यूट होगा, और महीनों से साल में जो वो क्रॉनिक होगा। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, हाइपर एक्यूट। नेक्स्ट हम बात करें, क्लाइंट हु हैज जस्ट हैड ए किडनी ट्रांसप्लांट इज ट्रांसफर्ड टू आईसीयू फ्रॉम पोस्ट एनेस्थीसिया कैरियर टू आईसीयू। द नर्स आईसीयू शुड मॉनिटर द यूरिनरी आउटपुट। देखिएगा जब भी रीनल ट्रांसप्लांट होता है तो ऑरली हमेशा आपको जो है वो क्या करना है, ऑरली जो है वो आपको क्या करना है, यूरिन के पास आउट को जो है वो चेक करना है, ठीक है। ऑरली अपन जो है वो लेंगे, यूरिन आउटपुट को जो है वो अपन चेक करेंगे, और अगर ये जो है अगर 100 से कम है तो आपको रिपोर्ट करना है इमीडिएटली।
और पेशेंट का अगर यूरिन जो पिंक या ब्लडी आता है तो ये हो सकता है कि सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से हो, इसको जो है वो नॉर्मल काउंट करेंगे अपन, और पेशेंट को सेमी फॉलोअर पोजीशन के अंदर जो अपन रखेंगे और 24 घंटे बाद जो एम्बुलेट के लिए अपन पेशेंट को बोलेंगे। विच ऑफ दीज पोस्ट ऑपरेटिव हुआ है, असेसमेंट ऑफ पेशेंट सब्जेक्ट टू किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, क्या कंडीशन देखने को मिलेगी जो कि आपको रिपोर्ट करना है इमीडिएटली फिजिशियन को। तो फर्स्ट वन ऑप्शन है पोटेशियम का 4.2, तो 3.5 टू 5.5 मिलीकुलेंट पर लीटर नॉर्मल वैल्यू होती है, तो ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीरम सोडियम लेवल, तो सीरम सोडियम लेवल 135 टू 145 मिलीकुलेंट पर लीटर होता है, तो ये भी एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 100 डिग्री से कम तक जो है वो अपन नॉर्मल काउंट करते हैं और 100 डिग्री से ज़्यादा जो अब नॉर्मल काउंट करते हैं आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन, तो ये भी आपकी सही वैल्यू। तो यूरिन आउटपुट जो है अगर लेस देन 20 ml पर आवर है तो उसको अपन जो है वो एबनॉर्मल मानेंगे। नॉर्मल यूरिन आउटपुट 30 टू 50 ml पर मिनट होता है, और आफ्टर रीनल फेलियर जो फ्यू आवर्स होते हैं, फर्स्ट फ्यू आवर्स होते हैं, उनमें 100 ml के आसपास में जो यूरिन आउटपुट देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन बात करें तो नेक्स्ट वन आता है कि ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड इन द केस ऑफ रीनल ट्रांसप्लांटेशन, पोस्ट ऑपरेटिव केस है रीनल ट्रांसप्लांट का, द पेशेंट सीरम क्रिएटिनिन लेवल इज 3.1, सीरम क्रिएटिन लेवल 3.1 है, नॉर्मल वैल्यू जो है वो आपकी 0.5 टू 1.5, तो क्रिएटिनिन का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, तो जब भी क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा होता है तो अपन जो यूरिन आउटपुट के लिए असेस करते हैं कि यूरिन आउटपुट जो है वो कम अपने को हमेशा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट द नर्स शुड चेक टू डिटरमाइन वेदर ए ट्रांसप्लांट किडनी इज वर्किंग, ट्रांसप्लांट किडनी जो है वो प्रॉपर्ली वर्किंग है या नहीं, उसको देखने के लिए अपन क्रिएटिनिन का टेस्ट को जो अपन प्रायोरिटी देंगे। कुछ एक चीज़ आपको जो है वो अच्छे से रट करके याद करनी है कि क्रिएटिनिन के लेवल को जो चेक करेंगे। द नर्स इज डेवलपिंग ए नर्सिंग केयर प्लान, एनसीपी बना रही है, डायग्नोसिस विथ ईएसआरडी एंड स्टेज रीनल डिजीज़, यानी कि जो है वो जीएफआर लेस देन 15 ml पर मिनट हो गई है, तो उस कंडीशन के अंदर जो विच नर्सिंग प्रॉब्लम शुड हैव प्रायोरिटी फॉर द क्लाइंट की कौन सी जो है वो एंड स्टेज रीनल डिजीज। तो एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम, जैसे एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम होगा तो हाइपर वॉल्यूमिया होगा, हाइपरटेंशन होगा, कार्डियक अरिथमिया हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, तो ये जो चीज़ें हैं वो आपके लिए कंसर्न साइन रहेगी। बाकी तीनों जो है वो नॉर्मल है, ऑप्शन इतना है नहीं कुछ इसमें। विच अमंग द फॉलोइंग डाटा विल गिव मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एन एंड स्टेज रीनल डिजीज क्लाइंट के, एंड स्टेज रीनल डिजीज क्लाइंट है तो उसके अंदर अभी अपन ने बात की थी इनटेक आउटपुट चार्ट को जो है वो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक अपन मानते हैं और इसी के थ्रू जो पेशेंट का हाइड्रेशन स्टेटस को अपन लेते हैं। इन ए पेशेंट विथ एक्यूट रीनल फेलियर हाइपरटोनिक ग्लूकोज इंसुलिन इन्फ्यूजन एंड सोडियम बाइकार्बोनेट कैन बी यूज टू ट्रीट। अब देखिएगा कि एक एक्यूट रीनल फेलियर का पेशेंट है, उसके अंदर हाइपरटोनिक ग्लूकोज दे रहे हैं, एक तो एक इंसुलिन दे रहे हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट दे रहे हैं, तो ये क्या क्या काम करेगा। तो याद रखिएगा इंसुलिन जो होता है वो एंटीडोट के रूप में, हालांकि एंटीडोट कुछ होता नहीं है विटामिन इसका हाइपर कैलीमिया का, लेकिन एज एंटीडोट अपन जो है वो यूज़ में लेते हैं, तो हाइपर कैलीमिया को जो है वो ये करेक्ट करने का काम करेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो आपके एसिडोसिस, अपने बोला था मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को जो है वो ट्रीट करने का काम करेगा। हाइपरटोनिक ग्लूकोज विथ इंसुलिन, ये जो है वो अपन जनरली यूज़ में लेते हैं हाइपर कैलीमिया की कंडीशन के अंदर, हाइपरटोनिक ग्लूकोज विथ इंसुलिन। तो दो तीन चीज़ें हैं, हाइपरटोनिक ग्लूकोज एंड इंसुलिन, ये तो हाइपर कैलीमिया को कम करेंगे, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस को करेक्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट वन है द चाइल्ड विथ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज अंडर ट्रीटमेंट इन ए वार्ड, एक्यूट ग्लोमेरुलाइटिस का पेशेंट है, ट्रीटमेंट चल रहा है। द नर्स शुड लुक फॉर फॉलोइंग एज इंडिकेटर फॉर एक्यूट रीनल फेलियर, नर्स क्या देखेगी जो इंडिकेट करेगा कि पेशेंट के अंदर जो है वो एक्यूट रीनल फेलियर होता है। तो अपने बात की थी एक्यूट रीनल फेलियर के 3 फेज होते हैं, फर्स्ट वन ओलिगोयूरिक फेज, सेकंड वन पॉलीयूरिक फेज एंड थर्ड वन जो होता है वो होता है आपका रिकवरी फेज। तो सबसे पहले जो नर्स जो देखने को क्या मिलेगा, ओलिगोयूरिया पेशेंट के अंदर जो अपने को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्यूरिंग डायूरेटिक फेज, डायूरेटिक फेज है यानी कि खूब सारा जो बॉडी से फ्लूइड जा रहा है, अपने बात की थी, तो जब भी डायूरेटिक फेज होगा तो बॉडी के अंदर जो है वो क्या कॉज हो सकता है, हाइपोवोलीमिया, डिहाइड्रेट हो सकता है बॉडी, तो हाइपोवोलीमिया की कंडीशन अपने को देखने को मिल सकती है। एक किएक्सलेट एनिमा इज ऑर्डर फॉर ए क्लाइंट हु हैज एक्यूट रीनल फेलियर, किएक्सलेट एनिमा एंटीडोट के रूप में यूज में लेते हैं अपन हाइपरकैलीमिया के। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ किएक्सलेट एनीमिया, तो किएक्सलेट एनीमिया जो होता है वो क्या करता है कि पोटेशियम आयंस जो होते हैं बॉडी में उनको सोडियम आयन के थ्रू जो क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। यानी कि मान लीजिए अंदर पोटेशियम बढ़ा हुआ है तो पोटेशियम की जगह जो है वो क्या कर देगा, वो सोडियम का आयन को जो है वो भर देगा, तो इट एक्सचेंज द के आयन फॉर द सोडियम आयंस। तो किएक्सलेट एनीमिया का
कब यूज़ में लेते हैं, तो जब हाइपरकैलेमिया की कंडीशन होती है तब अपन इसको जो है कीएक्सलेट एनीमिया को यूज़ में लेते हैं। और कीएक्सलेट एनीमिया करता क्या है, तो ये जो है वो रिप्लेस करता है पोटेशियम आयन को विद द सोडियम आयंस। नेक्स्ट वन बात करें तो नेक्स्ट वन जो है एक छोटा सा एक टॉपिक और आता है आपका डायलिसिस। क्या कुछ होता है डायलिसिस, तो अपन डायलिसिस के बारे में जो है वो पूरा का पूरा जो है अभी डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से क्या कुछ डायलिसिस होता है। तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बारे में अपन जो है डिस्कशन करेंगे। विच टेक्निक इज यूज फॉर सेपरेटिंग द कोलॉइड पार्टिकल फ्रॉम स्मॉल आयंस यूजिंग ए सेलोफेन एंड कोलिडियंस। तो सेलोफेन्स एंड कोलिडियंस के थ्रू जो है वो अपन सेपरेट करते हैं कोलॉइड पार्टिकल्स को, और जो प्रोसेस है वो अपनी कहलाती है डायलिसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी करेक्टेड बाय डायलिसिस, की डायलिसिस के थ्रू जो है वो क्या करेक्ट अपन नहीं कर सकते हैं। अब देखिएगा डायलिसिस में होता क्या है, तो बॉडी में जो भी एक्सेसिव आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उन सबको जो अपन बॉडी से क्या करते हैं, निकालते हैं। तो देखिएगा हाइपरनेट्रीमिया, तो सोडियम ज़्यादा है तो बॉडी से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो हाइपरनेट्रीमिया करेक्ट हो जाएगा। हाइपरकैलेमिया अगर पोटेशियम ज़्यादा है तो वो भी निकल जाएगा, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो ये भी निकल जाएगा, लेकिन जो है वो डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन से रिलेटेड किसी प्रकार के कोई भी चेंजेस जनरली देखने को नहीं मिलते हैं। हालांकि हीमोडाइल्यूशन होता है एक्सेसिव फ्लूइड की वजह से, तो वो अगर एक्सेसिव फ्लूइड बॉडी से बाहर जाएगा तो हीमोडाइल्यूशन की वजह से थोड़ा सा जो है वो रेंज बढ़ सकता है हीमोग्लोबिन का, लेकिन जो है वो जनरली हीमोग्लोबिन अनचेंज्ड रहता है। तो सही आंसर आपका इसके अंदर जो हो जाएगा वो जाएगा डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन। ए प्रोसेस ऑफ क्लिनसिंग द ब्लड ऑफ एक्यूमुलेटेड वेस्ट प्रोडक्ट इन पेशेंट विथ रीनल फेलियर, की ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट निकालना है रीनल फेलियर में, तो कंडीशन को अपन जो क्या बोलेंगे, तो हीमोडायलिसिस। नेक्स्ट हम बात करें द पर्पस ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस इज टू, कि पेरिटोनियल डायलिसिस का क्या काम है, तो बॉडी से वही रिमूव करता है टॉक्सिन्स एंड मेटाबॉलिक वेस्ट को। द प्रिंसिपल ऑफ हीमोडायलिसिस इन विच द वाटर इज मूविंग। अब देखिएगा हीमोडायलिसिस का प्रिंसिपल क्या है, तो अच्छे से इसको कहीं नोट्स बना करके लिख लीजिएगा। हीमोडायलिसिस हमेशा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड के ऊपर काम करता है, याद रखिएगा। हीमोडायलिसिस ऑलवेज वर्किंग ऑन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये जो है वो एक फ्लूइड में से जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं उनको जो है वो रिमूव करने का काम करता है। तो आपको एक ही लाइन में याद रखना है, जब भी हीमोडायलिसिस आएगा तो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन की तरफ आपको नहीं जाना है, हमेशा आपको जाना है किसकी तरफ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की तरफ। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन अपन यूज़ में लेते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए। एक चीज़ और होती है, अपन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पेरिटोनियल डायलिसिस की कंडीशन के अंदर जो है अपन ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को जो है वो यूज में लेते हैं, जबकि हीमोडायलिसिस हमेशा जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड के ऊपर जो है वो काम करता है। द नर्स इज इवेल्युएटिंग द क्लाइंट्स रेस्पॉन्स टू हीमोडायलिसिस, विच लैब वैल्यू वुड नॉट रिफ्लेक्ट चेंज फ्रॉम द हीमोडायलिसिस, की कौन सी वैल्यू जो हीमोडायलिसिस की वजह से जो है वो चेंज नहीं होगी। तो देखिएगा सीरम क्रिएटिनिन लेवल चेंज होगा, सीरम पोटेशियम लेवल चेंज होगा, हीमोग्लोबिन लेवल अभी अपने बात की थी कि वैसे तो अनचेंज्ड रहता है, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि जैसे कि प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी के अंदर भी जो है वो हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है, लगभग 8, 9, 10 के आसपास में आ जाता है, लेकिन 9-10 के आसपास में अपन एनीमिया नहीं गिनते हैं क्योंकि वो हीमोडाइल्यूशन की वजह से होता है। तो यहाँ पे भी अगर रीनल फेलियर है तो बॉडी में एक्सेसिव वॉल्यूम बढ़ेगा तो हीमोडाइल्यूशन होगा और उसकी वजह से हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो जैसे ही डायलिसिस करेंगे तो वो हीमोडाइल्यूशन वापस हीमोकॉन्स्ट्रिक्ट होगा और उसकी वजह से थोड़ा सा हीमोग्लोबिन का लेवल अपने को बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। तो सही आंसर इसका जो आ जाएगा आपका डिजोल्व प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओनली ये जो है मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालता है, लेकिन जो रेस्पिरेटरी वेस्ट को ये जो है वो नहीं निकाल पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नर्स इज टीचिंग ए न्यू हीमोडायलिसिस इन्फेंट ए सक्सेसफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ESRD, कि हीमोडायलिसिस जो है वो एंड स्टेज रीनल डिजीज के अंदर जो क्यों सक्सेसफुल है। तो फर्स्ट वन है इट्स मिमिक्स रीनल फंक्शन, ये रीनल फंक्शन को स्टिमुलेट करता है। मिमिक्स का मतलब जो होता है वो होता है स्टिमुलेट, रिस्टोर रीनल इंडोक्राइन फंक्शन, रिस्टोर यूरिनरी एबिलिटी एंड रिस्टोर इम्यून रेस्पॉन्स। तो सिंपल सी बात है, यूरिनरी एबिलिटी को जो है वो क्या करेगा, हीमोडायलिसिस जो है वो इम्प्रूव करेगा। तो सही आंसर जो है वो इसके अंदर आपका जो हो जाएगा C। नेक्स्ट वन बात करें, ए वुमन हैड बीन OTC और काउंटर ड्रग्स, एंटासिड ले रही है फॉर द रिलीफ ऑफ गैस्ट्रिक अपसेट, सी इज ऑन रीनल डायलिसिस। रीनल डायलिसिस पे देर 3 times a week द नर्स शुड केयरफुली मॉनिटर द क्लाइंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ विच कंडीशन। अब देखिएगा डायलिसिस के अंदर जो अपन एक फ्लूइड इंट्रोड्यूस करते हैं उसको डाइसाइलेट कहते हैं, डाइसाइलेट। अब डाइसाइलेट जो होता है उसके अंदर मैग्नीशियम होता है, डाइसाइलेट के अंदर जो क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, और एंटासिड के अंदर भी जो क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। तो मैग्नीशियम जो बॉडी के अंदर जो ज़्यादा बढ़ सकता है और उसकी वजह से जो पेशेंट के अंदर जो क्या हो सकता है, हाइपर मैग्नीसीमिया की जो कंडीशन डेवलप
हो सकती है। नेक्स्ट वन बात करें, विच ड्रग इज़ यूज्ड इन हीमोडायलिसिस। नॉर्थ साइड के अंदर क्वेश्चन आ रखा है, हीमोडायलिसिस के अंदर कौन सी यूज़ लेते हैं, तो सारे के सारे जो प्रोसीजर होते हैं उनके अंदर अपन हिपेरिन को यूज़ में लेते हैं। याद रखिएगा, एस्पिरिन, वारफरिन, प्रोटामिन तो हिपेरिन का जो एंटीडोट होता है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। एस्पिरिन, वारफरिन को अपन यूज़ में नहीं लेते हैं, और जनरली अपन जो है वो हिपेरिन को, कोई भी ओपन हार्ट सर्जरी प्रोसीजर है, हीमोडायलिसिस है, तो उसके अंदर हमेशा अपन जो है वो हिपेरिन को यूज़ में लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड बी विदहोल्ड इन हीमोडायलिसिस। देखिएगा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इनकरेक्ट लग रहा है, क्योंकि डिजोक्सिन को भी अपन जो है वो रोकते हैं और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को भी अपन जो है वो रोकते हैं। तो दोनों आंसर इसके अंदर आपके सही होंगे, डिजोक्सिन एंड एंटी हाइपरटेंसिव। नेक्स्ट वन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम ऑब्जर्व बाय द नर्स ड्यूरिंग द ड्रेन साइकिल और पेरिटोनियल डायलिसिस शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली टू द फिजिशियन। कि ड्रेन साइकिल के अंदर जो क्या आप देखोगे, तो ड्रेन साइकिल के अंदर जो यूरिन जो है वो आपका अंबर कलर का आना चाहिए, लेकिन अगर क्लाउडी यूरिन आ रहा है तो ये जो है वो किसी प्रकार के जो है वो इन्फेक्शन को या फिर पेरिटोनाइटिस को जो है वो इंडिकेट कर रहा है। तो इसके अंदर आपको क्लाउडी यूरिन आउटपुट को जो है वो फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट वन बात करें, द इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट विथ एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस हुआ है तो क्या करेंगे, अलो द पेशेंट टू ब्रीथ नॉर्मली, गिव डोर्सल रिकमेंड पोजीशन, कॉल द डॉक्टर, पैक द नोज विथ पैराफिन गॉज। तो पैराफिन नोज के साथ में जो है वो अपन नेजल पैकिंग इसके अंदर करवा देंगे। क्लाइंट को बोलेंगे कि आपको जो है वो माउथ के थ्रू ब्रीथ लेना है, नोज को पिंच करेंगे, पैरागोज के थ्रू जो है वो पैकिंग कर सकते हैं अपन। लीन फॉरवर्ड अपन उसको करके रखेंगे, सिटिंग पोजिशन के अंदर लीन फॉरवर्ड करके अपन जनरली जो है वो एपिस्टैक्सिस के पेशेंट को अपन रखते हैं। खूब बार जो एपिस्टैक्सिस से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी जो एग्जाम के अंदर आ चुका है। नेक्स्ट वन बात करें, वाइल असेसिंग ए client during peritoneal dialysis, the drainage of the diastylate from the peritoneal cavity has ceased before the required volume has returned. The priority action should be instructed to the patient. अब देखिएगा आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पेशेंट है और पेशेंट के अंदर जो आपने पेरिटोनियल डायलिसिस कर रहे हैं, और पेरिटोनियल डायलिसिस के दौरान आप देख रहे हैं कि जितना आपने जो फ्लूइड इंट्रोड्यूस किया था उतना फ्लूइड जो वापस जो है वो बाहर की तरफ नहीं आया है, तो आप क्या करेंगे। तो आइए अपन बात करते हैं कि पेरिटोनियल डायलिसिस होता क्या है। तो हेडिंग आ जाती है अपनी, पेरिटोनियल डायलिसिस। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, क्योंकि कुछ एक डिजीज़ के बारे में जो अपन ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं, तो आराम से आप लास्ट तक देखिएगा। हमें पता है कि आपके लिए डाटा जो है बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए जो है जितना जल्दी हो सके अपन इसको कवर अप करेंगे। तो देखिएगा पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या करता है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर जो है अपन क्या करेंगे, तो फर्स्ट वन तो याद रखना है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायलिसिस का जो मोस्ट कॉमन टाइप जो होता है वो आपका क्या होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। इसके अंदर जो है वो एक क्या करता है कि अपन बॉडी के अंदर जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है, पेरिटोनियल कैविटी के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसको अपन पेरिटोनियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इसको अपन जो है वो यूज़ में लेते हैं डाइसाइलेट मेम्ब्रेन के रूप में। यानी यही अपनी जो डायलिसिस की जो है मेम्ब्रेन का रूप में जो है वो काम करेगी। इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि इसके अंदर जो डाइसाइलेट को जो है वो अपन क्या करता है कि पेरिटोनियल कैटेटर के थ्रू जो है वो क्या करता है अपन डाइसाइलेट जो यानी कि सॉल्यूशन होता है उसको अपन जो है वो इसके अंदर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब इंट्रोड्यूस करने के लिए जो है वो अपन जनरली जो है वो 3 प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, तो 3 इसके जो मेथड होता है। फर्स्ट वन जो होता है वो होता है आपका फिल। फर्स्ट वन जो आपका क्या होता है, फिल। देखिएगा 3 मेथड के बारे में जो अपन बात कर रहे हैं, याद रखिएगा पेरिटोनियल डायलिसिस से रिलेटेड 3 ही चीज़ें आपको याद रखनी है। फर्स्ट वन जो होगा वो होगा आपका फिल, सेकेंड वन जो होगा वो होगा आपका ड्वेल, एंड थर्ड वन होगा आपका वो होगा ड्रेन। पेरिटोनियल डायलिसिस से रिलेटेड 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, फिल, ड्वेल एंड ड्रेन। फिल क्या होगा, तो इसके अंदर जो अपन एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड इकट्ठ डालेंगे, प्रोक्टोक्लाइसिस जनरली बोलते हैं इस प्रोसेस को, प्रोक्टोक्लाइसिस। तो प्रोक्टोक्लाइसिस के अंदर जो है वो अपन क्या करेंगे कि फ्लूइड को इंट्रोड्यूस करेंगे, किसमें, पेरिटोनियल कैविटी में। कितना फ्लूइड करेंगे, फ्लूइड रहेगा आपका 2 लीटर। 2 लीटर जो है फ्लूइड अपन क्या करेंगे अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। टाइम ड्यूरेशन रहेगा 15 से 20 मिनट के दौरान। अपने को धीरे धीरे 15 से 20 मिनट के अंदर 2 लीटर फ्लूइड को क्या करना है, अंदर भेजना है। सेकेंड वन बात करें ड्वेल के अंदर जो इस फ्लूइड को अपने को रोक के रखना, और कितनी देर के लिए रोकना है, तो 6 से 8 घंटे तक इसको अपने को क्या करना है, फ्लूइड को अंदर ही रोकना है। और उसके बाद में जो आपको क्या करना है, वापस इसको करना है ड्रेन। तो वापस ड्रेन भी आपको जो कितना में करना है, 15 से 20 मिनट में। देखिएगा 3 चीज़ें की अपन ने। पहले 2 लीटर के आसपास में फ्लूइड को अपन ने 15 से 20 मिनट के अंदर जो इंट्रोड्यूस किया धीरे धीरे, वो आपका कहलाया फिल।
फिर जो 6 से 8 घंटे तक उसको अंदर फिल रखा अपन ने पेरिटोनियल कैविटी में, वो आपका कहलाया ड्वेल। और उसके बाद में वापस जो है वो धीरे धीरे उसको अपन 15 से 20 मिनट में वापस क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, और ये जो है वो आपका कहलाता है ड्रेन। अब देखिएगा 2 लीटर फ्लूइड आपने दिया है तो मिनिमम 2 लीटर तो वापस आएगा ही आएगा, ज़्यादा आ सकता है इससे, लेकिन मिनिमम जो है वो 2 लीटर फ्लूइड आपका जो है वापस क्या आएगा, हमेशा बाहर आएगा। अब अगर वापस नहीं आता है बाहर तो वो जो है वो दिक्कत हो सकती है। तो पेशेंट को अपन बोलते हैं कि आपको करवट लेनी है, साइड टू साइड मूवमेंट करनी है, तो जिससे जो पेरिटोनियल कैविटी में इधर उधर अगर कोई फ्लूइड गया होगा तो वो अपने कैटेटर के थ्रू जो है वो वापस बाहर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में पता चल गया होगा कि पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर अपन पेरिटोनियल कैविटी के अंदर प्रोक्टोक्लाइसिस एक मेथड होता है, और उसके थ्रू जो क्या करते हैं, फ्लूइड को इंट्रोड्यूस करते हैं। 2 लीटर फ्लूइड रहता है और 15 से 20 मिनट का जो है वो आपका टाइम रहता है, और इस टाइम इंटरवल के दौरान जो अपन फ्लूइड को उसके अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो ड्वेल 6 से 8 घंटे का, और ड्रेन जो है वो 15 से 30। सीक्वेंस क्या रहती है, तो फिल, ड्वेल एंड ड्रेन। तो इस सीक्वेंस के अंदर जो अपन क्या करते हैं, फ्लूइड को डालते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन था कि व्हाइल असेसिंग ए क्लाइंट ड्यूरिंग द पेरिटोनियल डायलिसिस द ड्रेनेज ऑफ द डाइसाइलेट फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी हैज सीज्ड बिफोर द रिक्वायर्ड वॉल्यूम हैज रिटर्न। देखिएगा कि आपने जितना फ्लूइड डाला है उतना फ्लूइड नहीं आया और उससे पहले सीज हो गया है, रुक गया है, तो क्या करेंगे, तो पेशेंट को साइड टू साइड जो अपन टर्न होने के लिए बोलेंगे, जिससे अगर इधर उधर कैविटी में कोई फ्लूइड इधर उधर गया है तो वो कैटेटर के थ्रू या ड्रेन पाइप के थ्रू जो वापस बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट वन है द नर्स इज इन्फ्यूजिंग द डाइसाइलेट इन फ्लूइड ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस इन नर्सिंग एक्शन टू मेक द क्लाइंट मोर कंफर्टेबल एट दिस टाइम। कि मोर कंफर्टेबल कब रहेगा, तो टर्न द क्लाइंट फ्रॉम साइड टू साइड, दोनों के जो सेम आंसर है आपके। नेक्स्ट हम बात करें द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन इन क्लाइंट अंडरगोइंग ए क्रोनिक पेरिटोनियल डायलिसिस। कि क्रोनिक पेरिटोनियल डायलिसिस अभी जो आपका जो है वो संगरूर का एज ए पीजीआई संगरूर का जो पेपर हुआ है उसके अंदर ये क्वेश्चन था कि पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर जो है वो कौन सा जो कॉम्प्लिकेशन, तो पेरिटोनाइटिस जो है वो अपने को देखने को मिलेगा। बार बार अपन पेरिटोनियल कैविटी को जो यूज़ में लेंगे तो हो सकता है उसका इन्फेक्शन हो जाए और उसी की वजह से जो पेरिटोनाइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। व्हेन रिसीविंग हीमोडायलिसिस कॉम्प्लिकेशन ऑफ द रिमूवल टू मच सोडियम में अकर्स। कि सोडियम जो बहुत ज़्यादा आ गया, तो फर्स्ट वन जो ऑस्टेक्साइन, देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हेन रिसीविंग हीमोडायलिसिस कॉम्प्लिकेशन ऑफ द रिमूवल टू मच सोडियम। कि हीमोडायलिसिस के दौरान आपने क्या किया, बॉडी से बहुत सारा जो है वो सोडियम निकाल लिया, तो हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन डेवलप हो गई है। तो हाइपोनेट्रीमिया के लिए आप क्या असेस करेंगे, तो ऑस्टेक्साइन तो हाइपोकैल्सीमिया के लिए होता है, कार्डियक डिसराइथमिया हाइपरकैलीमिया के लिए होता है, मसल्स क्रैम्प्स जो है वो हाइपोनेट्रीमिया के लिए देखने को मिलता है, और इनक्रीज टेम्परेचर जो है वो इररिलेवेंट है। तो सही आंसर आपका मसल्स क्रैम्प्स हो जाएगा। नर्सिंग केयर फॉर ए क्लाइंट, अब देखिएगा एवी फिस्टुला से रिलेटेड हमेशा एक ना एक क्वेश्चन अपने को देखने को मिलता है। नर्सिंग केयर फॉर ए क्लाइंट विथ ए एवी फिस्टुला एम्ड एट द मेंटेनिंग पेंटेसिंग ड्यूलिंग। अब देखिएगा जब डायलिसिस करते हैं तो आर्टरी और वेन को मिला करके एक जो है वो फिस्टुला अपन क्रिएट करते हैं, और उस फिस्टुला के लिए आपको क्या करना है, तो कीपिंग द आर्म फ्री ऑफ कंस्ट्रिक्शन। कि जो आर्म होगी उसके अंदर किसी प्रकार का जो कंस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है, तो याद रखिएगा अपन बात करेंगे कि किसी पेशेंट के अंदर अगर एवी फिस्टुला है तो सेम साइड से, जिस हाथ के अंदर जो है वो एवी फिस्टुला है, सेम साइड से ब्लड प्रेशर आपको जो है वो नहीं लेना है, पल्स आपको जो है वो नहीं लेना है, ब्लड सैंपल जो है वो आपको नहीं लेना है, किसी प्रकार का कंस्ट्रिक्शन कॉज हो ऐसा कोई भी जो प्रोसेस है आपको वहाँ से जो है वो क्या करना है, अवॉइड करना है। ना इस लाइन के अंदर आपको आईवी लाइन कैटेटर वगैरह जो है वो इंट्रोड्यूस करना है। सेकेंड वन बात करेंगे अपन कि इसके अंदर अपन अस्कल्टेट करेंगे, क्या करेंगे, अस्कल्टेट। अब याद रखिएगा अस्कल्टेट करेंगे तो जो साउंड अपने को सुनाई देंगे वो हमेशा ब्रूट साउंड होंगे। अस्कल्टेशन के दौरान कैसे साउंड आएंगे, ब्रूट साउंड, याद रखिएगा AB। अस्कल्टेशन के दौरान जो है ब्रूट साउंड आएंगे, और अगर आप जो है वो पालपेट करेंगे तो पालपेशन के दौरान जो है वो थ्रिल साउंड आएंगे। दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अस्कल्टेशन के दौरान जो है वो किस प्रकार के साउंड आपको जो सुनाई देंगे, ब्रूट साउंड, और पालपेशन के दौरान किस प्रकार के साउंड आपको फील होंगे, तो वो होंगे आपको थ्रिल। तो याद रखिएगा अस्कल्टेशन में ब्रूट होगा और पालपेशन में हमेशा क्या होगा, थ्रिल होगा। तो ये दोनों चीज़ें जो आपको देखने को मिलेगी। तो कुछ एक ये जो चीज़ें आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है द बेस्ट वे टू चेक द पेटेंसी ऑफ एट्रियोवेनस फिस्टुला फॉर हीमोडायलिसिस। Pinch the fistula and note the speed of filling on release. Use a needle and syringe to aspirate the blood from fistula to check the capillary refill of the nail bed. Palpate the fistula throughout its length to assess for
थ्रिल। तो सही आंसर जो आपका क्या जाएगा, अभी अपन ने डिस्कस किया था कि अस्कल्टेट फॉर ब्रूट एंड पाल्पेट फॉर थ्रिल। नेक्स्ट वन है द नर्स इज चेकिंग पेटेंसी ऑफ ए न्यू राइट आर्म एवी फिस्टुला। नया एवी फिस्टुला लगा है। विच एक्शन डज द नर्स यूज टू डू फर्स्ट? अस्कल्टेट द राइट ब्रेकियल पल्स, अस्कल्टेट एंड पाल्पेट राइट रेडियल पल्स, measure blood pressure in the right arm, palpate for thrill and अस्कल्टेट ब्रूट और द फिस्टुला। तो अभी अपन ने बात की थी। अब देखिए अभी अपन ने बात की थी कि ब्रेकियल पल्स वगैरह या ब्लड प्रेशर आपको जो जिस आर्म में लगा है वहाँ से आपको नहीं लेना है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, पाल्पेट फॉर थ्रिल एंड अस्कल्टेट फॉर ब्रूट और द फिस्टुला। ए पेशेंट ऑन डायलिसिस शुड अवॉइड। तो जब भी पेशेंट डायलिसिस पे होता है तो उसमें कैन सूप जो होता है वो हमेशा पेशेंट को मना करना है, क्योंकि कैन सूप के अंदर जो है वो सोडियम ज़्यादा होता है और पेशेंट के अंदर जो है वो हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन जो है कॉज में हो सकती है। इसके लिए जो पेशेंट को अपन जो है वो हमेशा ये फ्लूइड रोकते हैं। तो ये आपके जो क्वेश्चन हो गए आज 51 से लेकर के 108 तक जो है वो क्वेश्चन हो गए। जनरली रीनल फेलियर और डायलिसिस के क्वेश्चन थे। तो देखिएगा डायलिसिस के रिलेटेड अपन बात कर रहे थे। तो डायलिसिस आपके जो है दो प्रकार के, डायलिसिस आपके कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक जो है वो आपका डायलिसिस है पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसमें अपन पेरिटोनियल कैविटी को यूज में लेते हैं, और एक होता है हीमोडायलिसिस जिसके अंदर अपन जो है वो एट्रियोवीनस फिस्टुला को जो है वो क्रिएट करते हैं। तो क्या कुछ होता है, फर्स्ट में बात करें अपन हीमोडायलिसिस की। तो देखिएगा यहाँ पे अपन आर्टरी के थ्रू जो है वो एक क्या करेंगे, सप्लाई लेंगे और रोलर पंप के थ्रू जो है वो यहाँ लाएंगे। यहाँ एक डायलाइजर मेम्ब्रेन लगी होगी और इसके अंदर जो है वो डायलिसिस फ्लूइड को और वेस्ट को जो अपन क्या करेंगे रिमूव करेंगे, और जो यहाँ चन करके जो सही ब्लड आएगा उसको वापस जो अपन क्या कर